लिखा है, अभी भी मैं आपको टॉपिक से स्टेप वाइज इसको रीड कराऊंगा। टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग ए रिसर्च गुड रिसर्च पेपर। इसका मीन्स है कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं और वो भी गुड रिसर्च पेपर, तो आपके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होगा, क्या दृष्टिकोण होगा कि आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। आपका गोल इस लेक्चर पे है टू स्टार्ट एंड कंप्लीट ए गुड रिसर्च पेपर। आपने अपना रिसर्च पेपर स्टार्ट भी करना है और उसके साथ साथ कंप्लीट आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको इस लेक्चर से जानकारी मिलेगी। So myself, Dr. B.C. Chanial from the Department of Physics, College of Basic Science and the Humanities, G.B. Pant University of Agriculture and the Technology, Pantnagar. So टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी वो मैं आपको ये बता रहा हूं। So my lecture cover the following topics. First one is introduction, पहला इंट्रोडक्शन है। फिर आपका रिसर्च प्रोसेस, कैसे आप अपने रिसर्च को स्टार्ट करेंगे, उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए। हाउ टू चूज ए रिसर्च टॉपिक, आप अपने रिसर्च टॉपिक को कैसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक फ्रेश पीएचडी स्कॉलर हैं और अभी आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो सबके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू चूज ए रिसर्च टॉपिक। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट ए गुड रिसर्च पेपर, कैसे हम गुड रिसर्च पेपर को राइट करते हैं, लिखते हैं। एंड हाउ टू कंप्लीट, हम कैसे उस पेपर को फिर कंप्लीट करेंगे, ये भी इस लेक्चर में आएगा। और व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस रिसर्च पेपर को लिखने में, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और लास्ट में उसके संबंधित कुछ आपके कंक्लूजन रिमार्क्स हैं, वो भी उसमें दिए गए हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन का मीन्स क्या है कि जनरली जो मैं आपको टॉपिक, जो टॉक मैं आपको दे रहा हूं, जो लेक्चर आपको दे रहा हूं, उसका इंट्रोडक्शन है क्या इसके। तो जैसे मैंने यहां पर नोट किया है, नो वन नोज एवरीथिंग बट एवरीबॉडी नोज समथिंग। ऐसा कोई श्योर नहीं है कि हर कोई सब चीज जाने, और ऐसा भी कोई मैं ये नहीं कह सकता हूं श्योर, या ऐसा भी कोई कहना कोई गलत नहीं है कि कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ तो जानता है। तो वो क्या नहीं जानता है उसकी खोज करनी है। मींस अगर हम अपने रिसर्च में कोई एक टॉपिक ले रहे हैं, तो क्या चीज आप नहीं जानते हैं या कहां तक की स्टडी नहीं हुई है, क्या चीज आप खोजना चाह रहे हैं। मींस ओनली रिसर्च इज फाइंडिंग आउट व्हाट यू वांट ऑलरेडी नो। तो रिसर्च क्या ढूंढ रही है, वो ये ढूंढ रही है कि जो आप नहीं जानते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते, आई मींस मैं ये कह सकता हूं कि जो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है बट उसको आप ढूंढ रहे हैं। तो एक रिसर्च एक ऐसा माध्यम है कि जिससे आप वो चीजें सर्च कर सकते हैं। इट रिफर टू सर्च फॉर नॉलेज, आप इसको अपने नॉलेज के लिए भी ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ री इन्वेस्टिगेशन, जो चीज पहले से इन्वेस्टिगेट हुई है, खोजी गई है, उसको भी आप नई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मैं कहूं कि आप नई तरीके से उसको खोज सकते हैं। और कुछ साइंटिस्टों का, या मैं कहूं कुछ लोगों का ये मानना है इसमें कि जो चीज आपको मिली है या जो चीज के बारे में आप जानते हैं, उससे आप अननोन चीजें फाइंड कर सकते हैं। यही एक रिसर्च है। मीन्स नोन टू द अननोन्स, जो चीज आपको, जैसे आपके पास बुक्स हैं, बुक्स में जो चीज लिखी है इट इज नोन, आप उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, बट उससे आप क्या आगे को कर सकते हैं, जो चीज आप उस बुक में नहीं लिखी है, जो अननोन है उस बुक के लिए, तो आप नोन टू अननोन में जंप कर सकते हैं इस रिसर्च से। सो व्हाट इज द रिसर्च, ये है क्या रिसर्च। तो रिसर्च में एक रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है कि जहां पर आप उसके मेथड के बारे में या हाउ टू डू ए रिसर्च, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रिसर्च जनरली दो वर्ड से मिला है यहां पे, अगर आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट वन इज ए री, सेकेंड वर्ड इज सर्च। रिसर्च, री मीन्स अगेन,
एक बार फिर से आपको वो चीज करनी है ओवर अगेन, या वी कैन से समथिंग न्यू। अगर आप किसी चीज को अगेन टू अगेन ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ नया तो आपको निकलेगा, तो दैट मीन्स न्यू। सर्च, सर्च का मीन्स टू टू एग्जामिन क्लोजली, या किसी को ढूंढना केयरफुली, या टू टेस्ट, टू ट्राई अगेन को हम सर्च कहते हैं। तो रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन। अब आप कहोगे कि जो पहले से ही सर्च किया है तो उसको क्यों फिर से सर्च करना है, वाई वी नीड टू रिसर्च। तो इसका मीन्स है हमको इसलिए सर्च करना है फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन एंड द रिजल्ट्स। जो पहले से सर्च है उसके एक्सप्लेनेशन उतने बेटर नहीं है जितना आप चाह रहे हैं या आपकी रिसर्च चाह रही है। तो आपको एक न्यू रिजल्ट मिल सकता है अगर आप उन चीजों को रिसर्च करें। ओके, नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ द रिसर्च। आप रिसर्च, आप पेपर तो आप लिखेंगे, वो मैं भी आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, बट इसका पर्पज क्या है, आप क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं। क्या आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज, या आप अपने पुराने नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मीन्स उसके न्यू एप्लीकेशन के फील्ड में जा रहे हैं। जो आपके पास नॉलेज या मैं कहूं जो बुक्स अवेलेबल हैं उनके अप्लाई कहां पर होंगे उसके लिए आप इसको चेक कर रहे हैं, आपका पर्पज क्या है। या कुछ आप डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं आगे, टू हेल्प इन द डेवलपमेंट। क्या आप टीचिंग प्रोग्राम को बेटर करने के लिए कर रहे हैं, जो आप, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम टीचिंग सिलेबस में आ जाए, जो आप स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे या जो कोर्स आपके पास है उसमें आ जाए, मे बी पॉसिबल। वो पॉसिबल कब है, जब आप बेटर रिसर्च कर सकते हैं। तो मे बी क्या आप, ये आपका रिसर्च का पर्पज है। और भी सारे बहुत सारे पर्पज हैं कि आप अपने इनकम के लिए तो नहीं कर रहे हैं, सोर्स ऑफ द इनकम तो नहीं दे रहे, टू प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ द इनकम, मे बी ऐसा हो सकता है। या आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं अपने बुक्स में, उनका सॉल्यूशन मैं चेक कर पा रहा हूं, तो दैट मीन्स टू एनेबल फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए अपना रिसर्च कर रहे हैं, मे बी ऐसा भी कुछ पॉइंट आप इस रिसर्च के पर्पज में लेके आ सकते हैं। सो दिस इज द रिसर्च प्रोसेस। अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं और जो कि नेसेसरी है आपके लिए, क्योंकि आपने पीएचडी में एज ए एडमिशन लिया है, तो आपको तो रिसर्च करनी करनी है, तो उसके लिए आपकी प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको कुछ रिसर्च आइडिया लेने हैं, फिर आपको उससे रिलेटेड आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो देखना है, और फिर थ्योरेटिकल फॉर्मूला या जो भी आपके रिसर्च जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको डिस्कस करना है। उसमें जो आपके क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, उसी क्वेश्चन में से कुछ आपको प्रॉब्लम निकलेगा जिससे आप अपना रिसर्च को कैरी आउट कर सकते हैं। फिर आपको रिसर्च का डिजाइन करना है, प्लानिंग करनी है अपनी, फिर उससे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को आपको एनालाइज करना है, फिर जो क्वेश्चन यहां पर जो आपने ढूंढे हैं जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे थे उसका आंसरिंग भी आप कर सकते हैं इस डेटा की हेल्प से। और फाइनली स्टेप बाय स्टेप आप एक कंक्लूजन में आ जाते हैं जिससे आप ये कहेंगे कि यस, जो प्रॉब्लम मैंने सर्च की थी उसका कंक्लूजन क्या है। तो ये एक प्रोसेस है कि आप कैसे जो पहले से एग्जिस्टिंग चीज है उसको रिसर्च करें। इसका मोटिव क्या है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या मोटिवेटिव है। तो मोटिव आर डिजायर टू गेट डिग्री, ऐसा ही भी है यहां पर तो पॉसिबल है क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको तो डिग्री चाहिए, तो उसके लिए तो है ही डिजायर। और भी हैं, डिजायर टू गेट रिस्पेक्ट एंड द प्रमोशंस, बहुत लोगों के प्रमोशन के लिए भी ये एक मोटिव का कारण है, या एक रिस्पेक्ट, आपको नॉलेज गेन होती है तो उससे आपको एक रिस्पेक्ट गेन होती है। और इसका मोटिव ये भी है डिजायर टू फेस चैलेंज इन सॉल्विंग एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है या जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं वो सॉल्व होगी तो उसका एक चैलेंज करके एक अलग सा आपको एक इंप्रेशन आएगा, वो भी एक चैलेंजिंग है।
डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, आपको काम करते करते आपको एक इंटेलेक्चुअल जॉय लगा, आपको एक खुशी हुई कि यस जो मैं काम कर रहा हूं वो बहुत आप अच्छी तरह से आप उसको निभा पा रहे हैं, आई मीन्स। और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में भी आप इसको मोटिव में आप इसको इस रिसर्च को लेके आ सकते हैं। तो ये टू अचीव द ऑल द मोटिव्स व्हाट विल यू डू, अब इतने मोटिव या इतने चीजों को ले लाने के लिए आपको क्या करना है? यू डू रिसर्च, आप रिसर्च से स्टार्ट करें इसको। सो फर्स्ट चूज ए टॉपिक फॉर द रिसर्च, आपको सबसे पहले रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट करना है। आप कैसे टॉपिक करेंगे? टॉपिक मीन्स, टॉपिक का मतलब टाइटल से नहीं है मेरा यहां पे, मैं कह रहा हूं हाउ टू चूज ए टॉपिक। टॉपिक मीन्स योर रिसर्च प्रॉब्लम। टाइटल अलग चीज है, टाइटल आपके पेपर पर आएगा, जो आपके रिसर्च पेपर जो आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं आगे को आते रहेगा, बट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जो टॉपिक है वो टाइटल से डिफरेंट होता है। तो आप कैसे टॉपिक या प्रॉब्लम चूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं? सो इफ at all possible choose a subject or an aspect of a subject that interest you, जिस पे आपको इंटरेस्ट है वो टॉपिक चूज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती आपने कोई टॉपिक उठा लिया और उस पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास रिव्यू ऑफ द लिटरेचर नहीं है, डेटा नहीं है, कलेक्शन आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपके पास इंटरेस्ट नहीं है। तो फर्स्ट यू शुड नीड द इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप रिसर्च टॉपिक या रिसर्च पेपर या अपने रिसर्च डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज नैरो डाउन द टॉपिक्स। टॉपिक जो होना चाहिए वो एक नैरो डाउन होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि सर मैं तो महाभारत पे स्टडी कर रहा हूं, अरे महाभारत पे स्टडी करना इट इज ब्रॉड स्टडी, क्योंकि उसके अंदर कितने स्टेप हैं, तो आपको एक नैरो पॉइंट चूज करना है। जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर दिया है, वी हैव टू थिंग्स। अब इन दोनों लाइनों में बहुत अंतर है। अगर आप देखें, फर्स्ट लाइन इज द इफेक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के इफेक्ट को एजुकेशन में कैसे काम हो रहा है वो चीज इसमें इस टॉपिक में रिसर्च करनी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इफेक्ट बहुत जगह है, बहुत जगह है, क्योंकि आजकल हर जगह आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है। तो ये एक ब्रॉड, ये एक नैरो टॉपिक नहीं है, ये ब्रॉड है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी हर टॉपिक में आ सकती है, हर एस्पेक्ट्स में आ सकती है, हर चीज पर आप इसका डिजिटल टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपको नैरो टॉपिक लेना है तो आप ये टॉपिक चूज करेंगे। इसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ऑनलाइन कोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट ओवर इन क्लास लर्निंग। अब ऑनलाइन कोर्सेज इज नैरो, आप ऑफलाइन क्लास की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप जो भी स्टडी करेंगे एक नैरो करेंगे। नैरो मींस ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर जो भी आप इन क्लास लर्निंग है उसके इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है उसकी स्टडी करेंगे। तो टॉपिक थोड़ा एट्रैक्टिव भी है और मैं ये कह सकता हूं कि नैरो भी है। सो टॉपिक शुड बी नैरो एवरेज। अब टॉपिक को चूज करने के लिए, चूजिंग योर टॉपिक्स, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो यहां पर मैंने नोट किया। फर्स्ट वन इज द ब्रेथ। टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रॉड एरिया, आपने ब्रॉड एरिया से स्टार्ट करना है और टॉपिक कहां पर खत्म होगा? नैरोनेस पे। जैसे मैंने कहा किसी एक ब्रॉड आपने एरिया चूज कर लिया, उसके अंदर आपने देखा कि आप किस एक नैरो चूज कर सकते हैं, नैरो टॉपिक चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक महाभारत की एक वर्ड यूज किया था। अगर महाभारत तो अपने आप में एक ब्रॉड है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको इंटरेस्ट है। सेकेंड वन इज द ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप नेट पे सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को जो कि ओरिजिनल नहीं है, कहीं पर पब्लिश नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो वहां पर रिसर्च करना वो एक गुड टॉपिक की बात नहीं है। तो गुड टॉपिक के लिए वो एक ओरिजिनलिटी को भी शो करता है। सोर्सेज, सोर्सेज की आप उस टॉपिक से क्या कंट्रीब्यूट करेंगे स्कॉलर्स को। आपने वो टॉपिक तो चूज कर लिया, बट आप फ्यूचर में, या मैं कहूं कि उस टॉपिक का आउटपुट आप कितने स्कॉलरों को सोर्सेज दे रहे हैं। सोर्सेज मींस आउटपुट दे रहे हैं। तो sources on the other hand also choose a topic that has scholarly grounding and effective। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ वर्क किया है, उसका सोर्स उनको मिल गया और उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अब मैं बात कर रहा था नैरोइंग योर टॉपिक्स। आपकी टॉपिक नैरो होनी चाहिए। अब नैरो कैसे होगी, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट यहां पर लिखे हैं। फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टाइप और क्लास। आप अपनी रिसर्च को एक स्पेसिफिक टाइप या क्लास पे कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे कर सकते हैं रिसर्च, पर्टिकुलर रीजन पे कर सकते हैं, सर्टेन टाइम पीरियड्स, जैसे हिंदी वाले, जैसे फॉर एग्जांपल आदिकाल एक टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड पर आप स्टडी कर रहे हैं और उस टाइम पीरियड के अंदर भी आप किसी एक ऑथर पे कर रहे हैं। दिस इज आल्सो ए पर्टिकुलर मीन सर्टेन एस्पेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल पे कर सकते हैं, लीगल, मेडिकल्स, सारे एक पर्टिकुलर नैरोनेस जहां पर आपको दिख रही है। स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे आप कर सकते हैं, जेंडर पे कर सकते हैं, एज, ऑक्यूपेशंस, इथिकल, जो भी आपकी इथिकनेस है उस पे कर सकते हैं। और आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में भी एज ए रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हैं। ये सारे एक नैरोनेस दिखाते हैं। कंबाइन डिफरेंट काइंड ऑफ द फोकसेस। आपने दो फोकसेस को कंबाइंड किया। दो फोकसेस का मतलब है दो डिफरेंट ऑथर के व्यू को कंप्रेस किया, कंबाइंड किया। तो वहां से भी आप एक नैरोइंग, जो वर्ड जो मैंने चूज किया है नैरो टॉपिक, वो आप चूज कर सकते हैं। नैरोइंग योर टॉपिक जो मैंने आपको बताया, उसमें टॉपिक नैरो कब बन सकता है, इसके लिए कुछ टिप्स मैंने यहां पर लिखे हैं। द टिप्स इज यू हैव चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर फिगर में आपको ये दिखा रखा है, इट इज ए ब्रॉड एरिया बट दिस पॉइंट इंडिकेटेड इन नैरोनेस। आप यहां पर रिसर्च करना चाहेंगे और यही रिसर्च में आप फोकस करेंगे तो आप एक गुड पेपर लिख सकते हैं, जो मैं बात कर रहा था एक गुड पेपर की। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज we will discuss here step by step all the sections part associated with a research papers। अब मैं बात कर रहा हूं कि रिसर्च पेपर में आपने अपना टॉपिक तो चूज कर लिया है, अपने जो भी आप रिसर्च में टॉपिक चूज करना चाह रहे हैं। अब उस टॉपिक में आप रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर रहा हूं। यस, तो अब कैसे हम चूज करेंगे, उसके लिए व्हाई रिसर्च पेपर इज इंपॉर्टेंट। अब हम पेपर पर आ गए। हम पेपर क्यों लिखना चाह रहे हैं, व्हाई रिसर्च पेपर इज द इंपॉर्टेंस।
जो रिसर्च पेपर का गोल है वो है कि जैसे यहां पर मैंने लिखा है कि डिफरेंट अलग अलग व्यूज, एविडेंस, फैक्ट, इन सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आना और उसकी स्टडी करना। ऑल थिंग्स कैन स्टडी इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म्स। अगर मैं दूसरे वर्ड में आपको बताऊं कि व्हाई रिसर्च पेपर इज द इंपोर्टेंट, तो इसका आंसर है इट इंप्रूव राइटिंग स्किल। तो ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करेगा। रिसर्चर ग्रो इन नॉलेज, ये आपकी नॉलेज को ग्रो करेगा। आपकी जो थिंकिंग पावर है उसको ज्यादा क्रिटिकल करेगा, या मैं कहूं ज्यादा क्रिएटिविटी आपकी थिंकिंग पे लेके आएगा। और जब आप पीपुल आप लोगों से मिलें तो एक फ्रेश अवेयरनेस आएगी, बिकॉज कि आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं या एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। और जो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो फर्दर कोई उसको रीड करेगा तो उसके सामने आपका इंप्रेशन कैसे जाएगा? वो भी कहीं ना कहीं व्हाई रिसर्च पेपर इज द इंपोर्टेंट, वो भी एक इफेक्ट है। और लास्ट पॉइंट तो वैसे भी आप लोगों के लिए जरूरी है कि इंपोर्टेंट फॉर द एकेडमिक, आई मीन द पीएचडी के लिए तो आपका रिसर्च पेपर लिखना काफी इंपोर्टेंट है। सर, योर पीपीटी इज नॉट विजिबल। नॉट विजिबल? नॉट विजिबल सर। नाउ ठीक है, तो नमस्ते चल रहे हैं। Okay, now is it visible? Yes sir, yes sir. यस सर। I mean फुल स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई नहीं। तो व्हाई रिसर्च पेपर इज इंपोर्टेंट, हम इसकी बात कर रहे थे। तो लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, आई मीन द पीएचडी स्टूडेंट्स, आपके लिए तो रिसर्च पेपर वैसे भी इंपोर्टेंट है, बिकॉज फॉर द एकेडमिक, फॉर द थीसिस, अगर आप थीसिस देखें वहां पर भी आपको रिसर्च पेपर इंपोर्टेंट है। और थिंग्स तो मैंने आपको बताया, बट पीएचडी भी के लिए भी ये इंपोर्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि हम एक रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे। सो दिस स्लाइड इंडिकेटेड द रिसर्च पेपर राइटिंग प्रोसेस, कैसे हम उसको प्रोसेस करें। फर्स्ट वन, टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइम का मैनेजमेंट करना है। टॉपिक सिलेक्शन, अभी जो बताया पिछले उसमें स्लाइड में कि हाउ टू चूज ए टॉपिक, नैरोनेस कैसे आएगी, तो टॉपिक सिलेक्शन करना है। टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म, उसको आपको रीड करना है और उसके लिए आपको लाइब्रेरी विजिट करना पड़ सकता है, लाइब्रेरी विजिट, या कुछ सेलेक्टेड लोकेशन या एक सोर्सेज आपको विजिट करना पड़ सकता है। सर्वे ऑफ द सोर्सेज, उसका सर्वे करना पड़ सकता है। उस टॉपिक पे फोकस करेंगे आप तो उस टॉपिक पे आपको स्टडी करनी पड़ सकती है सर्वे के दौरान। रीड आर्टिकल्स एंड द रिसर्च पेपर्स, आप तो, उस पेपर को लिखने में आपको रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। और लास्ट वन इज टू राइट ए ड्राफ्ट ऑफ ए पेपर, आपको एक पेपर का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, किस तरह से आप पेपर को लिख रहे हैं, ये सारी चीजों के बाद फिर उसको आप रिवाइज करेंगे, फाइनली आप उस रिसर्च पेपर को लिख पाएंगे। दिस इज कंप्लीट। अब ये कैसे होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जर्नल प्रोसेस ऑफ रिसर्च राइटिंग। तो अगर आप जर्नल प्रोसेस देखें तो वो क्या प्रोसेस है? आइडेंटिफाई यूर रिसर्च प्रॉब्लम। ये मैंने पहले उसमें आपको बात की है कि सबसे पहले आपको अपने रिसर्च प्रॉब्लम या अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, उसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट वन इज द नैरोइंग योर टॉपिक। ये भी बताया कि अगर आपने टॉपिक के बारे में सोच दिया तो उसकी नैरोनेस को सर्च करें कि जिस पे आप स्टडी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर थ्योरी और योर रिसर्च। जो आपकी थ्योरी या जो आपकी रिसर्च है उस पे हाइपोथेसिस, आपकी जो परिकल्पना है या आपकी जो एजम्पशन है, आपकी कंसिडरेशन है, उनको आपको फॉर्मुलेट करना है।
डिजाइन रिसर्च स्टडी टू कलेक्ट डेटा बियरिंग ऑन द क्वेश्चंस, आपने जो उस रिसर्च से रिलेटेड जो डेटा है उसकी स्टडी करनी है, कलेक्ट करना है डेटा और उसकी स्टडी करनी है। और लास्ट में आपको कंडक्ट द रिसर्च पेपर, जो आप रिसर्च आप कर रहे हैं योरसेल्फ, उसको कंडक्ट करना है। कंडक्ट का मीन्स है उसमें जो जो चीजें और बची हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रिसर्च पेपर आपने राइट किया है, उसमें उसके एनालाइज करना है डेटा के साथ, जो कि आप मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकल मेथड से यूज कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, समरी लिख सकते हैं और डिस्कशन लिख सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, इट इज ए जनरल प्रोसेस ऑफ द रिसर्च राइटिंग। तो यहां पर एक डायग्राम से मैंने आपको ये दिखाया हाउ टू यूज ए जनरल प्रोसेस ऑफ ए रिसर्च राइटिंग। Define the research problem, review literatures, formulate hypothesis, design the research, collect the data, analyze and the interpret. So this is a cycle. तो इस तरह से आप एक रिसर्च पेपर को या जो आपका राइटिंग है, रिसर्च राइटिंग का एक प्रोसेस कर सकते हैं। एंड दिस इज द समरी ऑफ द प्रोसेस कि आप किस तरह से चूज योर टॉपिक। ये अभी मैंने आपको बताया कि उसमें आपके नैरोनेस होना चाहिए। आप राइटिंग ए थीसिस स्टेटमेंट्स मींस एक्सप्लेन द सेंटेंसेस फॉर योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। जो टॉपिक आपने लिया है उसमें आपका ओपिनियन क्या है, आप किस तरह से उसको स्थापित कर रहे हैं, थीसिस। एंड द क्रिएटिंग एन आउटलाइन, आपने एक आउटलाइन बनानी है, जो अभी बताया था सारे एक फिगर, जो साइकिल वाली जो आपको वो फिगर बनानी, उससे आप फाइनली अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च पेपर शुड आई यूज? हमको कौन सा रिसर्च पेपर का फॉर्मेट यूज करना चाहिए? व्हाट इज ए बेसिक रिसर्च फॉर्मेट्स? अगर मैं जनरल की बात करूं तो इट बिहेव लाइक एज ए सैंडविच टेक्नोलॉजी। अगर आप देखें तो जो मेन स्ट्रक्चर है रिसर्च पेपर का, वो एक सैंडविच टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। इट इज ए हाइपोथेटिकल टेक्नोलॉजी, सैंडविच टेक्नोलॉजी, इट इज जनरली द हाइपोथेटिकल। ओके, तो यहां पर आप देखें फर्स्ट पार्ट इंडिकेटेड द इंट्रोडक्शंस। पेपर में पहला पार्ट इसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन रहेगा, जहां पर आप क्यों इस टॉपिक को चूज कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, आपने कहां से ये इस टॉपिक के बारे में रिसर्च की, या आपके जो एम है या गोल है, वो सारी चीजें आप क्यों आप इसको कर रहे हैं, ये सारा आपके इस इंट्रोडक्शन पाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करूंगा। द बेस्ट पार्ट इज द मेथड। मेथड जो होता है ये एक इसका मिडिल पार्ट होता है रिसर्च पेपर का, जहां पर आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, आप किस पे रिसर्च कर रहे हैं और कौन सी मेथड यूज करके। तो मेथड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू राइट ए रिसर्च पेपर। फाइनली जो मेथड आपने यूज किया है उसके बाद क्या आपको रिजल्ट मिले, इट इंडिकेटेड हियर। लास्ट में आपका ये आपका रिजल्ट, जो कि आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से निकल सकता है, कैलकुलेशन से निकल सकता है। एंड द बॉटम पार्ट इंडिकेटेड द डिस्कशंस। ये आपको डिस्कशन से जो बॉटम है, या मैं कहूं कि कंक्लूजन्स, और द डिस्कशन पार्ट आपका लास्ट पार्ट है। बट ये तो एक सैंडविच टेक्नोलॉजी है। अगर आप जनरल वे में देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च पेपर इज व्हाट। यहां पे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखा रखा है जो कि रिसर्च पेपर पे यूज होता है। फर्स्ट, टाइटल ऑफ ए पेपर, एब्स्ट्रैक्ट, नेक्स्ट वन इज द कीवर्ड्स। टाइटल के बाद ऑथर भी आता है। मैंने ऑथर यहां पर इसलिए छोड़ा हुआ है कि जो पेपर का ऑथर तो वो अपना नाम वहां पर लिखेगा ही। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताऊंगा कि ऑथरशिप कहां पर इंपोर्टेंस में आती है। एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज होगा, कॉन्टेक्स्ट, द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर्स एंड योर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज द मेथड्स, मींस बॉडी ऑफ द आर्टिकल्स। जो अभी मैंने बताया, मेन थिंग इज द बॉडी ऑफ द पार्टिकल्स
of the articles. The research का पेपर का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका रिजल्ट्स, या मैं इसको डिस्कशन के टर्म्स में लिखूं, समरी के टर्म्स में लिखूं. ओके, नेक्स्ट वन इज द कंक्लूजन्स, एक्नॉलेजमेंट. अभी बात में आऊंगा कि इस हर टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं. और एक्नॉलेजमेंट जो है वो अगर आपको रिक्वायर्ड है तभी आप दोगे, और ये कहां पर दोगे ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा. रेफरेंस या आपका लिटरेचर साइटेड, बिब्लियोग्राफी हम जिसको कहते हैं, फिगर्स और टेबल इफ रिक्वायर्ड, अपेंडिक्स. अपेंडिक्स का मीन्स कुछ फॉर्मुलेशन ऐसे होते हैं या कुछ डेटा ऐसा होता है जो पेपर का को सपोर्ट करता है, नॉट ए पार्ट ऑफ द पेपर. उस रिसर्च पेपर का पार्ट नहीं है बट उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको हम पेपर के लास्ट में लिखते हैं एज ए अपेंडिक्स. बहुत से कैलकुलेशन ऐसे होते हैं, जैसे मैथमेटिकल साइंस में हम जाएं या मैथमेटिक्स में जाएं या फिजिक्स में जाएं, तो थियोरेटिकल वालों के लिए कुछ कैलकुलेशन ऐसे रहते हैं कि जिसको अगर आप पेपर में उन कैलकुलेशन को डालोगे तो पेपर की स्ट्रेंथ काफी, मैं कहूं कि जो नंबर ऑफ पेजेस हैं काफी बढ़ जाएंगे. तो आपको वो कॉम्पैक्ट करना होता है, और कॉम्पैक्ट के बाद कुछ टर्म्स अगर आपकी छूट जाएं उस पेपर पर नहीं कर सकते हैं, जो कि नेसेसरी तो नहीं है बट सफिशिएंट है, उसके लिए आप अपेंडिक्स लास्ट में यूज करते हैं. तो ये भी कोई नेसेसरी नहीं है, इफ रिक्वायर्ड जो मैंने लिखा हुआ है. तो हाउ चूज ए टाइटल, टाइटल ऑफ ए पेपर्स. तो टाइटल कैसा होना चाहिए? पेपर का टाइटल शुड बी, टाइटल आपका प्रिसाइज होना चाहिए. उसमें आप वर्ड चेक कर सकते हैं कितने वर्ड्स का होना चाहिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा. इट शुड बी क्लियर, क्लियर का मीन्स कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए. इट शुड बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स उसका स्कोप क्या है उस पेपर के टाइटल का. इट शुड बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स कुछ अटेंशन होनी चाहिए उस टाइटल पे. इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग तब होगा जब आप एक लेटेस्ट जो आपकी रिसर्च चल रही है उस टाइटल को चूज कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरेस्टिंग बन सकता है. और राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें स्लाइड पे, ए गुड टाइटल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी बताया वही चीज यहां पर लिखे हैं. द टाइटल नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्कोपिक होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए. तो ये सारी चीजें, और टाइटल को पढ़ के ही उस पेपर का जो बैकग्राउंड है वो पता चलना चाहिए, मींस अट्रैक्टिव होना चाहिए. सम टाइटल टिप्स टू कीप इन माइंड. अगर आप टाइटल लिख रहे हैं तो आपके माइंड में ये टिप्स आने चाहिए. क्या आने चाहिए जो मैंने यहाँ पर नोट किया है? सबसे पहले आपको टाइटल कब लिखना पड़ेगा? आपने एक रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं तो टाइटल आप सबसे पहले नहीं लिखेंगे. टाइटल ऑफ योर पेपर शुड बी रिटन एट द लास्ट ऑफ योर पेपर्स. आपके पेपर के लास्ट में टाइटल लिखा होना चाहिए. मींस जब पेपर खत्म हो जाए तब टाइटल का नंबर आना चाहिए. और या मैं कहूं टाइटल पेपर खत्म का मींस एब्स्ट्रैक्ट भी आपने लिख लिया, उसका कंक्लूजन भी लिख लिया, तब आप मिक्स करके टाइटल लिखोगे. ऐसा नहीं कि आपने पहले टाइटल लिख दिया फिर आप पेपर लिख रहे हैं नीचे. तो ये रिवर्स प्रोसेस चलता है. तो टाइटल को आप अंत में लिखेंगे जब पेपर कंप्लीट हो चुका हो. और अपने टाइटल में कुछ एसेंशियल टर्म्स भी लिखेंगे, ऐसे टर्म्स लिखेंगे जिससे टाइटल अट्रैक्टिव बने. You should need to write some essential terms in your papers. Keep it short and to the points. आपने शॉर्ट लिखना है टाइटल को और पॉइंट वाइज लिखना है. और टाइटल अप्रॉक्सीमेट 12 से 16 वर्ड के बीच में आ जाना चाहिए, या इससे कम भी हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अवॉइड अननेसेसरी एब्रिविएशंस. आपने एब्रिविएशन लिखने ही नहीं है टाइटल पे. टाइटल में कभी एब्रिविएशन नहीं आते हैं. तभी मैंने उसको अभी पहले स्लाइड पे दिया था कि वो आपका प्रिसाइज होना चाहिए और
क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। ये सारी चीजें जो पहले स्लाइड में आपको बताई थी, वो चीज आपको ध्यान पे रखनी है। इसके साथ साथ यूज कीवर्ड्स दैट कैप्चर द कंटेंट ऑफ योर पेपर्स। आपके पेपर का जो कंटेंट है, उस कंटेंट में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो भी उस टाइटल में होने चाहिए, तभी वो अट्रैक्टिव बन सकता है। अभी मैंने बताया कि टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव इफ, कब होना चाहिए उसका अट्रैक्टिव, जब उसके साथ आपके इस कीवर्ड्स आए। अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, उससे आप चेक कर पाएंगे कि क्या किस तरह से कीवर्ड्स इसमें आ रहे हैं। नेवर इंक्लूड ए पीरियड एट द एंड, योर टाइटल इज नॉट ए सेंटेंस। आपका टाइटल सेंटेंस नहीं है, तो सेंटेंस का मीन्स आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसमें कुछ पीरियड ऐड करूं या कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसके एंड में ऐड करूं। वो एक सेंटेंस नहीं है, वो एक टाइटल है। एन एग्जांपल्स, अब यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है हाउ टू राइट ए गुड टाइटल्स। आप अपने जो स्क्रीन पे जूम करके चेक कर सकते हैं इसको कि किस तरह से आपको ये दिख रहा है। यहां पे अगर आप चेक करें तो एक टाइटल को मैंने 4 डिफरेंट, ये एक ही टाइटल है बट वी हैव राइट हियर इन 4 टर्म्स। अब इन चारों टाइटल में क्या अंतर है वो यहां पर दिखा रहा है। क्या ये प्रिडिक्ट्स कंटेंट, क्या इसका कंटेंट वो कंटेक्ट या कंटेंट कैसा है, क्या ये टाइटल इंटरेस्टेड है या नहीं है। मैं कहूं कि जो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है इस टाइटल को पढ़ने के बाद वो क्या कर रहा है, मींस आपका जो रिफ्लेक्टेड टोन है वो क्या है इस टाइटल पे, और क्या इसमें कीवर्ड्स हैं या नहीं है। तो हम इन चारों टाइटल पर चेक कर रहे हैं। फर्स्ट टाइटल इज बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन फॉर द नर्सिंग प्रोफेशंस, ए क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशंस। पढ़ने में तो आपको लग रहा है इट प्रिडिक्ट्स कंटेंट, ओके, इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, इट इज यस, बट इट इज नॉट इंटरेस्टिंग सफिशिएंट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कम है, और इसमें रिफ्लेक्ट टोन भी अगर आप देखें वो भी ज्यादा बेटर नहीं आ रही है। बट इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सो दैट मीन्स कीवर्ड्स आर ओके, यस। सेकंड इज दिस, जिसमें आप चेक कर पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल यस हैं, क्या क्या नो है। फाइनल को अब मैं पढ़ता हूं जहां पर ये सारी चीजें हैं जो मैं एक रिसर्च पेपर के टाइटल में होनी चाहिए। नर्सेस ऑन द मूव, ए क्वांटिटेटिव रिपोर्ट ऑन हाउ मेडिटेशन कैन इंप्रूव नर्स परफॉर्मेंस। अब यहां पर कीवर्ड्स बहुत सारे हैं और कंटेंट भी बेटर है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, और इसका रिफ्लेक्ट टोन भी बेटर है। तो इस तरह से आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। कीवर्ड्स का मीन्स ऐसे वर्ड्स जो काफी अट्रैक्टिव हों, जो जिससे आपके टाइटल को एक अलग सा, मैं ये कह सकता हूं कि एक स्कोप मिले। तो ऐसे कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज द ऑथरशिप ऑफ ऑन योर पेपर्स। अब अगर ऑथर देखें तो फर्स्ट ऑथर का बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट ऑथर इज यूजुअली द पर्सन who had made the most significant intellectual contribution to the work। जिसने सबसे ज्यादा वर्क किया है उस वर्क और कंट्रीब्यूट किया है, वो फर्स्ट ऑथर होना चाहिए। ओके, जैसे किसी के पेपर में आप देखते होंगे ऑनलाइन, अगर आप सर्च करें तो 4 ऑथर हैं, 5 ऑथर हैं, सिंगल ऑथर भी है कि उसने पूरा कंट्रीब्यूट कर रखा है। किसके पेपर में 10 ऑथर का मींस वो 10 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बट उसमें से जो फर्स्ट ऑथर है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। और फर्स्ट ऑथर इसलिए भी अपने आप में इंपोर्टेंसी दिखाता है कि जब भी आप कोई पेपर सर्च करें या उसका रेफरेंस सर्च करें तो वो ऐसे लिखा आता है, जॉन एट ऑल, मींस जॉन इज द फर्स्ट ऑथर ऑफ दिस पेपर।
तो ये एक रिफ्लेक्शन बेटर है। अगर देखा जाए इसके अंदर अगर 10 ऑथर भी हैं तो लेकिन जॉन को ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दिस इज द इंपोर्टेंसी, जॉन की बहुत बड़ी इंपोर्टेंसी है यहाँ पे कि वही रिफ्लेक्ट हो रहा है हर जगह। आप नेट में भी सर्च करेंगे तो वो इसी तरह से लिखा होगा, या कहीं पर इंट्रोडक्शन में भी किसी के बारे में, किसी ऑथर के बारे में लिखा हुआ है और ज्यादा ऑथर हैं तो ऐसे लिखा होगा जॉन एट ऑल। सो दैट मीन्स वो ऑथर फोकसेज है। और पीएचडी में फर्स्ट ऑथर तो नेसेसरी है। मैं ये कह सकता हूं कि जो साइंटिफिक करियर के लिए या पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ऑथर इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आप ही उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, आप ही उस रिसर्च को या उस जो आपने पेपर जो लिखा हुआ है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका बहुत बहुत ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई पता होनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन एब्स्ट्रैक्ट का। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो पूरे रिसर्च पेपर का कंसाइज वर्जन होता है, सारांश। मैं ये कह सकता हूं सार, उसका सार क्या है वो एब्स्ट्रैक्ट में आता है। और एब्स्ट्रैक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर सर्च करें ऑनलाइन तो वहां पे अगर पेपर पूरी तरह से ओपन एक्सेस नहीं है या मुझसे डाउनलोड नहीं हो रहा है भी उसका एब्स्ट्रैक्ट विजिबल होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट तो हर जगह ओपन रहेगा। तो जितना इंपैक्टफुल आपका एब्स्ट्रैक्ट रहेगा तो जो रिसर्चर हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही आपका पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली रीड पार्ट ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर द टाइटल। टाइटल के बाद ये एब्स्ट्रैक्ट ही एक ऐसा चीज है जो मोर आपका रीडेबल होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज ए कंप्रेस्ड वर्जन। इसमें 200 से 300 वर्ड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। अगर आप एक पेपर लिख रहे हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट 200 वर्ड्स या मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक जाएगा। और इस वर्ड में क्या क्या इंक्लूड होगा, हम एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखेंगे, दी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटेड, पर्पस ऑफ द रिसर्च, जो आप कर रहे हैं उसका क्या पर्पज है, आपका मेथड कौन सा है और क्या आपने आउटकम निकाला, आपका रिजल्ट्स क्या है। ये सारा कंसाइज करके आप 200 to 300 वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। On the other hand, if you take 4 C's of the abstract writings, abstract लिखने के लिए ये 4 C बहुत इंपॉर्टेंट है। First C is the complete, second C is the concise, third is the clear, fourth is cohesive. Cohesive means addition करना of the any two concept, any two parts. Means पहला है complete, तो एब्स्ट्रैक्ट में पहला वर्ड कंप्लीट आना चाहिए। कंप्लीट का मीन्स जितने चीजें आपने इस पेपर में की हुई हैं, उस प्रोजेक्ट उस पेपर में की हैं, उसका कंप्लीटनेस आपके एब्स्ट्रैक्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उस पेपर में फॉर एग्जांपल आपने 10 चीजें कुछ नए इन्वेस्टिगेट की हैं और एब्स्ट्रैक्ट में आपने दो चीजें ही लिखी हैं, तो इट इज नॉट ए कंप्लीट। तो कंप्लीट में आपको ऐसी लाइन लिखनी पड़ेगी 200 वर्ड्स के अंदर जिसमें वो सारी चीजें आई। कंसाइज होना चाहिए, वर्ड्स अभी मैंने आपको लिमिट बताई कि एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, जो चीज आप लिखना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और कोहेसिव होना चाहिए कि इट फॉलो स्मूथली बिटवीन द टू पार्ट्स। जो भी अगर आप जितने भी सेक्शन लिख रहे हैं या जितने भी लाइन एब्स्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। आई मीन दैट्स कॉल्ड द कोहेसिव। ऐसा नहीं पहली लाइन और दूसरी लाइन में गैप है। गैप का मीन्स मीनिंग का गैप। पहली लाइन कुछ और बोल रहा है उसका मीनिंग, सेकेंड लाइन कुछ और ही चीज उसकी मीनिंग दिखा रही है, उन दोनों लाइन का कनेक्शन नहीं है, तो वो गुड एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो सेकेंड लाइन का कनेक्शन पहले लाइन से होना चाहिए, या मैं कहूं स्मूथली रिटर्न होना चाहिए। पर्पज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, इसका पर्पज क्या है? provides an overview of the articles. Readers may read nothing else. जो आपका पेपर पढ़ना चाह रहे हैं
वो सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही बता सकते हैं कि आपका पेपर कितना बेटर है। मीन्स रीडर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट से ही ये जान सकता है कि क्या आपका पेपर कितना अच्छा है। तो रीडर्स में रीड नथिंग एल्स। इट प्रोवाइड्स context for those who do research the articles। अगर फ्यूचर में अगर कोई आपके टॉपिक पर काम या आपके रिसर्च पेपर पर काम करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसका पर्पस ये है कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के वो आपके पेपर से अट्रैक्टिव हो जाए और उसको डाउनलोड करें और फिर उस पे स्टडी करें। हाँ ये हो जाए। यूज्ड बाय जर्नल टू असाइन द रिव्यूअर। Used by abstracting and information services to index and retrieve articles। Used by translation service for foreign readers। ये काफी सारे पर्पज हैं एब्स्ट्रैक्ट के। An example of how to write a good abstract। अब मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप चेक कर सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट गुड एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है। Jalilian in 2012 wrote a paper of the title "Writing an Eye-Catching and Evocative Abstract for a Research Article: A Comprehensive and Practical Approach"। ये टाइटल है उसका, और उस टाइटल के अंदर क्या एब्स्ट्रैक्ट लिखा वो आपको ये दिख रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? It is an important and difficult job to write an eye-catching abstract। A large percentage of the manuscript that are submitted to academic journals are rejected because their abstracts are poorly written। This paper provides a new and a step-by-step approach for writing a good structured abstract। तो ये क्या लिखता है कि ऐसे भी पेपर हैं, रिसर्च पेपर हैं जो जर्नल से रिजेक्ट हो जाते हैं इस कारण बस कि उनका एब्स्ट्रैक्ट बहुत गलत तरीके से लिखा है, बड़े वीक तरीके से पुअरली लिखा हुआ है। लेकिन इसके पेपर में ये कहता है कि इसका पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेप बाय स्टेप एक नया दृष्टिकोण दे रहा है, पेपर के एब्स्ट्रैक्ट लिखने का एक नया तरीका दे रहा है। तो आप देखें तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसाइज भी है, और जो मैंने 4C आपको बोला था सारे 4C इसमें कवर कर रहे हैं। अब यहां से हम कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में हाउ टू राइट द कीवर्ड्स। जनरल कॉमन मिस्टेक्स अराइज इन एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या मिस्टेक है जनरली आती है जो कि आपको अवॉइड करना है, वो क्या होती है ये वो यहां पर लिखा है। टू मैच बैकग्राउंड और मेथड इंफॉर्मेशन। आपने बैकग्राउंड ज्यादा नहीं देना है। एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है कि 200 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स में लिखना है, तो आप ज्यादा उसके बारे में बैकग्राउंड पे फोकस मत करें, उसी पे फोकस करें जो आपका एम है। फिगर और इमेज तो आने ही नहीं चाहिए एब्स्ट्रैक्ट में। टेबल को भी आप एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखेंगे। रेफरेंसेस टू अदर लिटरेचर ये भी नहीं आने चाहिए, ये भी एक मिस्टेक है अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट में रेफरेंस लिख रहे हैं। एब्रिविएशन नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट को लिखते वक्त आपको चेक करना पड़ेगा। कीवर्ड्स जो अभी मैंने बताया कि कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जो अदर रिसर्चर को हेल्प करते हैं आपका रिसर्च ढूंढने में। आपका जो पेपर है वो पेपर दूसरे पर्सन को कैसे मिलेगा जब वो उसी कीवर्ड्स से सर्च करें। तो कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हेल्प करते हैं अदर रिसर्चर को टू फाइंड द रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू दिस, जो भी टॉपिक आपने चूज किया उस टॉपिक से रिलेटेड। और कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं? कीवर्ड्स डिफाइन द फील्ड, सबफील्ड, टॉपिक, रिसर्च इश्यू।
कोई भी चीजें आप हैं वो कवर हो सकता है उस कीवर्ड्स में। जब भी कोई डेटाबेस या सर्च इंजन में आप जाते हैं ऑनलाइन या गूगल पे आप जाते हैं, वहां पर आपको कीवर्ड ही टाइप करने पड़ते हैं कोई भी रिसर्च पेपर को सर्च करने के लिए। तो आपने अगर कीवर्ड सर्च कर दिया तो उससे रिलेटेड जितने पेपर हैं वो आपके उस सर्च इंजन के होम पेज में शो करने लग जाएगा। दैट मीन्स कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू राइट ए रिसर्च पेपर्स, क्योंकि वही हेल्प करेगा आपके रिसर्च पेपर को बढ़ाने मीन्स पॉपुलर करने में। अदर रिसर्चर को पढ़ने के लिए जो है कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एब्स्ट्रैक्ट वही एब्स्ट्रैक्ट है जो अभी मैंने पढ़ा था, और उसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं वो मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं। एन एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स राइटिंग्स। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में अगर आप देखें तो अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट सर्च करें गूगल पे तो ये पेपर आ सकता है। एकेडमिक जर्नल सर्च करें, बिकॉज एकेडमिक जर्नल भी है इस पे, उसके बारे में भी इसने बताया कि वहां से पेपर कैसे रिजेक्ट होगा। तो ये टॉपिक सर्च करने पे भी ये पेपर्स गूगल या किसी भी सर्च इंजन में आ सकता है। रिजेक्शन ऑफ द पेपर अगर आप टाइप करें तो वहां पर भी इसका लिंक कहीं ना कहीं इस पेपर को आप चेक कर पाएंगे। गुड एब्स्ट्रैक्ट को अगर आप टाइप करें किसी भी सर्च इंजन में तो ये पेपर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दैट्स व्हाई कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्चिंग ए रिसर्च पेपर्स। ओके, नेक्स्ट कम टू द इंट्रोडक्शंस। व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन क्या है रिसर्च पेपर का? एल्सवेयर वाले हैं। इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद वाला सेक्शन है, मींस सेकंड सेक्शन मैं ये कह सकता हूं। पहला सेक्शन अगर मैं इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट को लूं तो सेकंड सेक्शन में इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में हम समराइज करते हैं आइडियाज जो आपने किए हुए हैं पेपर में, वो सारे आइडियाज और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समराइज होता है उस इंट्रोडक्शन में। और इंट्रोडक्शन हार्डली 1 to 2 पेजेस का होना चाहिए, नॉट मोर देन 2। 1 पेजेस भी इनफ है, अगर ज्यादा हो गया तो 2 पेजेस फॉर ए रिसर्च पेपर ओनली। इट ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च वर्क। जो आपका रिसर्च वर्क का इंपोर्टेंस है वो भी उस इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। उस इंट्रोडक्शन में रिव्यू ऑफ द लिटरेचर भी होना चाहिए, बैकग्राउंड लिटरेचर आई मींस कि आपने जो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो भी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर या बैकग्राउंड लिटरेचर भी उस इंट्रोडक्शन पे होना चाहिए। इट ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर गोल ऑफ द रिसर्च एक्सप्लेन। आपके गोल क्या है, एम क्या है, वो भी इंट्रोडक्शन में मेंशन होना चाहिए कि आपका ये बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के बाद आप ये गोल अचीव करना चाह रहे हैं। और ये सारा चीज एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सुनो बेटा, ऐसा नहीं कि आप जहां मन चाह रहे हैं आप बैकग्राउंड वहां दे रहे हैं या रिव्यू ऑफ द लिटरेचर अपने मन से आगे पीछे दे रहे हैं। मतलब ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म में होना चाहिए, ये एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो फिर लाइट का कुछ पता ही नहीं कैसे, ये वही रख देना बच्चे। पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन, इसको लिखने का क्या पर्पस है? इसका पर्पस क्या है? इट प्रेजेंट द बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी। पहले तो आप स्टडी किस पे कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड प्रेजेंट करेगा ये वो आपके टॉपिक से, आपके एब्स्ट्रैक्ट से, फिर देन इंट्रोडक्शन से पता चल जाएगा व्हाट यू वांट टू स्टडी। किसके यहाँ से आएगा? A good introduction will provide a solid foundation and encourage readers चार्ज तो होगा नहीं, बल्ब वो नया लेके चार्ज करना। to continue on the main parts of your papers, method, result and the discussion। ये दूसरे को encourage करेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट, जो आपसे रिलेटेड जो रिसर्च कर रहे हैं या जो आपके रीडर हैं, है ना? ये तो इसका पर्पस उनको भी अट्रैक्टिव करना है। उसी बल्ब को ले अगर आप देखा जाए, अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर लिखें तो एब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर मेनली 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे उस टॉपिक
कुछ जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं या पेपर लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका प्रॉब्लम लिखेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम, एम लिखेंगे, ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा। एक पैराग्राफ आपने ये लिख दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू, जहां पर जो आपका जो बैकग्राउंड है उस पेपर का, जहां से आपने उसकी स्टडी की है, उसका बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर देना पड़ेगा। मीन्स समराइज ऑल द रिलेवेंट लिटरेचर ऑन योर टॉपिक्स। डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द आर्ट। करंट स्टेट क्या है उस प्रॉब्लम का, वो भी आपको वहां पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नोट एनी गैप इन द लिटरेचर दैट यू स्टडी विल एड्रेस। तो दो पार्ट तो ये हो गए। नेक्स्ट टू पार्ट्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इज रिसर्च टारगेट। आपका टारगेट क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या हाइपोथेसिस यूज कर रहे हैं, आपका रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, ये सारा आप रिसर्च टारगेट पर देंगे। लास्ट पॉइंट होता है पेपर ओवरव्यू। ये ऑप्शनल भी है। पेपर ओवरव्यू मींस जो पेपर जो आपने इस रिसर्च पेपर पे किया है आउटपुट, उसका 2 लाइन में या एक पैराग्राफ में ओवरव्यू दोगे कि व्हाट यू डू। आपने इस पेपर में क्या आप करना चाहते हैं या क्या आपने किया है, वो आप लास्ट पैराग्राफ में देंगे। सो दिस इज द 4th सेक्शन ऑफ दिस इंट्रोडक्शंस और दिस इज द समरी। जो अभी बताया वो सारी चीजें इसमें हैं कि हम इंट्रोडक्शन कहां लिखेंगे, क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड द इंट्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द इंट्रोडक्शंस। तो ये पहले ही डिस्कस किया है, तो मैं इस स्लाइड को स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ दिस रिसर्च पेपर इज कॉल्ड मटेरियल एंड द मेथड। Material and the methods, or sometimes it's called the method generally, is maybe the more important to evaluate the general quality of any research. आपका रिसर्च कैसा है, आपने उस पेपर में कैसे रिसर्च कर रखा है, वो आपका मेथड बताएगा। Which type of the method you have used, आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, किस तरह के मेथड यूज कर रहे हैं। जितनी एट्रैक्टिव मेथड होगी उसके करस्पॉन्डिंग आपका रिसर्च आउटपुट उतना बेटर रहेगा। तो वो मटेरियल और मेथड में आप उसको लिखेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोविड में कोई रिसर्च की, तो आपको डेटा कलेक्ट करना है, सैंपल लेना है, ईयर वाइज करना है या डेट वाइज करना है, डे वाइज करना है। तो दिस इज द मेथड कि आप कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें आप जितना आपका मेथड एट्रैक्टिव रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपके रीडर्स ज्यादा होंगे। The method section of a research paper provide the information by which a study validity is judged. तो ये और अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मेथड में। पहला जो क्वेश्चन है इट इज हाउ वाज द डेटा कलेक्टेड और द जनरेटेड। आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया था, वो इसमें आएगा मेथड में। हाउ वाज इट एनालाइज, आपने कैसे ये एनालाइज किया था, वो भी इसमें आएगा, क्योंकि डेटा कलेक्ट सारे मेथड में है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द मेथड्स। इंपोर्टेंट ऑफ गुड मेथोलॉजी सेक्शंस, you must explain how you obtain and analyze your results for the following reasons. First one is readers need to know how the data were obtained. जो आपका पेपर पढ़ रहा है वो ये जानेगा कि आपने ये डेटा जो आपने लिया है ये कहां से ऑब्टेन किया। रीडर नीड टू नो हाउ द डेटा वाज ऑब्टेन्ड, और इसको हम मेथड कहते हैं। बट मेथडोलॉजी क्या है, मेथडोलॉजी क्या अगर आप देखें, व्हाई यू चूज ए पर्टिकुलर मेथड or the procedures, this indicated the methodology. आपने पर्टिकुलर एक मेथड क्यों चूज किया। जो आप चूज कर रहे हैं, जो ऊपर वाली जो लाइन मैंने पढ़ी, उस लाइन में मेथड के लिए दिया है कि रीडर नीड टू नो हाउ द डेटा वाज ऑब्टेन्ड। ये तो मेथड में आ गया। बट अगर आप मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मेथडोलॉजी क्या कहता है,
उसके अकॉर्डिंग है कि ये रीजन भी जानना चाहेगा मेथोडोलॉजी वाला, व्हाई यू चूज ए पर्टिकुलर मेथड ये कोई और द एक्सेप्ट प्रोसीजर्स. अरे चूज वर्ड है, चूज The research method must be appropriate for the objective of the study. Appropriate होना चाहिए जो आपका रिसर्च मेथड है, प्लेटफॉर्म पे ये ऐसे उस पर बोल रहे हैं। क्योंकि अगर appropriate नहीं है तो जो आपके रीडर्स हैं या जहां आप उसको पब्लिश कर रहे हैं वो ट्रांसमिट नहीं होगा, आपका पेपर अदर रीडर्स को ट्रांसमिट नहीं होगा. It is important to know to always provide sufficient information to allow other to use or replicate the study. आपका मेथड ऐसा होना चाहिए कि जो आपके रीडर्स हैं, जो आपके जहां जिस जर्नल में आपने उसको पब्लिश किया उसके जो ऑथर हैं या उसके जो और जो पेपर ऑथर्स हैं वो आपका पेपर पढ़ सकें. तो आपके सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उस मेथड में होना चाहिए. In the last of this slide, we indicated the type of the research, जो कि मेथोडोलॉजी में आता है कि आपके रिसर्च के टाइप क्या होने चाहिए. मैं उस पर फोकस ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं फोकस कर रहा हूं कि आपका गुड रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाएगा. So that's why ये चीजें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा दी होंगी या आप पढ़ सकते हैं कि कितने टाइप के रिसर्च होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं या क्वांटिटेटिव होते हैं, मिक्स्ड रिसर्च होते हैं. तो ये सारी चीजें आपके रिसर्च के टाइप हैं जो कि मेथोडोलॉजी में लिखा जाता है या मेथड में लिखा जाएगा. So if you check in brief, research method means research methods are the tools, technique or the process that we use in our research. वो आपकी रिसर्च मेथड है. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी is the study of how research is done, how we found out about the things and how knowledge is gained. ये सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है. नेक्स्ट वन इज द रिजल्ट्स. अब आपने बॉडी वाला पार्ट भी लिख दिया, मेथड आपने लिख दिया अपने पेपर में कि आपने किस मेथड से अपने अपनी रिसर्च की है. अब उसका आउटपुट बच गया, तो आउटपुट आप इस रिसर्च के रिजल्ट सेक्शन में लिखेंगे. तो रिजल्ट्स व्हाई नीडेड, व्हाट डिड यू फाइंड आउट, आपने क्या उस रिसर्च से पाया वो आप इस रिजल्ट में लिखेंगे. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया. व्हाट डिड यू फॉर्मुलेट, आपने क्या फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया है, क्या एक डेरिवेशन दिया है, क्या फॉर्मूला फॉर्मेट किया, वो इसमें आप लिखेंगे. ऑर्गेनाइज अराउंड द टेबल्स, आपने टेबल या फिगर से या टेबुलेक्स मेथड से आप अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. कंपैरिजन विथ अदर रिजल्ट्स, इसी रिजल्ट सेक्शन में क्या आएगा कि जो रिजल्ट आपने निकाले वो रिजल्ट अदर ऑथर के रिजल्ट से कैसे मिलते जुलते हैं या कैसे डिफरेंट है, उनके कंपैरिजन क्या है, वो भी आपको रिजल्ट सेक्शन में लिखना है. इंक्लूड योर मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा दैट इन्फ्लुएंस योर कंक्लूजन. ऐसा रिजल्ट आपको लिखना है जो आपके जो डेटा को दिखा रहा है, उस डेटा के रिजल्ट को दिखा रहा है, वो कंक्लूजन होना चाहिए. ऐसा कंक्लूजन नहीं कि डेटा से कोई लिंक नहीं हो, ऐसा तो कंक्लूजन लिखना ही नहीं है. जो कंक्लूजन होगा वो उसी ही डेटा को इन्फ्लुएंस करेगा, दिखाएगा. जल के चार्ज हुआ या अलग से चार्ज. अब उसको दिखाने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं. आप मीन वैल्यू यूज कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल यूज स्टडी वो चेक कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं. ये सारे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिजल्ट सेक्शन में. हाउ शुड द रिजल्ट सेक्शन बी रिटन, कैसे लिखा होना चाहिए. शुड द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन ग्राफ, फिगर एंड द टेबल्स. आप ग्राफ का यूज कर सकते हैं, टेबल यूज कर सकते हैं, फिगर यूज कर सकते हैं और वहां से अपने रिसर्च सेक्शन में ये सारी चीजें लिख सकते हैं. इंक्लूड डेटा दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर, पिक्चर भी आप इसमें नोट कर सकते हैं, नोट या किसके इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं.
क्लियरली अनक्लियर पॉइंट, जो अनक्लियर पॉइंट हैं उनको आप इसमें क्लियरिफाई कर सकते हैं। Four to five आप अपने डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन इसमें आप लिख सकते हैं रिजल्ट में, जो आपको लगा कि इसका इंटरप्रिटेशन मैं ये कह सकता हूं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंक्लूड द नेगेटिव रिजल्ट आल्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने डेटा यूज किया, उस डेटा से या थ्योरी से जो आपने कंक्लूड किया, उसके नेगेटिव रिजल्ट को भी मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव जो आपके रिजल्ट को आप अवॉइड करते हैं और सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स इसमें लिखें, तो उससे कंप्लीटनेस नहीं आएगी आपके रिजल्ट सेक्शन की। तो आपको उसमें नेगेटिव रिजल्ट को भी मेंशन करना पड़ेगा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड द वैल्यू, इट्स ओके। समरी एंड द कंक्लूजन्स एंड द डिस्कशन। लास्ट सेक्शन जो आपका रहेगा रिजल्ट्स के बाद, वो समरी, कंक्लूजन और या डिस्कशन का रहता है, जिसमें आप जितने भी चीजें आपने ली हैं उसकी या तो एक समरी लिखनी पड़ेगी, कंक्लूजन उसके बारे में लिखना पड़ेगा और डिस्कशन लिखना पड़ेगा। हाउ डिड हाइपोथेसिस टर्न आउट, जो आपने किया है, जो आपने परिकल्पना जो आपने की है, हाइपोथेसिस जो आपके कंसिडरेबल था, उससे क्या निकला, What hypothesis turn out, comes out, वो चीजें आपने कंक्लूजन या समरी में लिखनी है। What does your work means, ये भी लिखना है। नॉन टेक्निकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, ये भी लिखने हैं, जो आपके रिजल्ट्स के जो इंटरप्रिटेशन चाहिए वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, वो भी लिखने हैं। लिंकिंग रिजल्ट टू ओरिजिनल पर्पस एंड द हाइपोथेसिस, व्हाई द रिजल्ट टर्न आउट द वे दे डिड, वो भी लिखना है। और सारी चीजें आपने ये कंक्लूजन में लिखनी है। स्टेप्स बी फॉर एन इफेक्टिव कंक्लूजन। अब इफेक्टिव कंक्लूजन लिखने के लिए क्या चीज होना चाहिए, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो अपने पेपर का, तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। द राइटर नीड टू टेल द ऑडियंस व्हाई द थीसिस स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। जो आपने स्थापित कर रखा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जो स्टेटमेंट आपने दे दिया कि मैंने ये प्रूफ कर रखा है, ये थ्योरी स्टडी कर रखी है, या ये मैंने कंक्लूड फाइंड आउट कर रखा है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने कोई रिसर्च कर दी, बट कंक्लूजन में ये नहीं लिखा कि वो उसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, नहीं, बस ये नहीं समझ पा रहे कि तो उसको रीडर कहाँ यूज करेंगे, कहाँ उसका आगे कोई इंटरप्रिटेशन हो सकता है, या उसका यूज हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, व्हाई द थीसिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंस। ए फाइनल इंप्रेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। जो फाइनल में जो आपने कंक्लूजन लिख रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। वही दिखाता है कि आपने आपका पेपर का इंप्रेशन क्या है, या आपने आउटपुट में क्या किया, आप उसको किससे इंटरप्रेट कर रहे हो। अलाउ द ऑडियंस सी टू यूजफुल एंड मीनिंगफुल रीजन व्हाई द पेपर वाज रोट। आपने पेपर क्यों लिखा, उसका क्या रीजन है, वो सारा चीजें कंक्लूजन में पॉइंट वाइज पॉइंट आना चाहिए। एक काम करना बेटा, यूज ए कोट, आपने एक कोट लिखना है, और उस कोटेशन से भी आप अपने जो एक्सप्रेशन है, जो आपके व्यू पॉइंट हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। मेक द कंक्लूजन अपोजिट ऑफ द इंट्रोडक्शन। अपोजिट ऑफ द इंट्रोडक्शन का मीन्स, अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, if the introduction went from general to specific, then make the conclusion specific to the general। अगर इंट्रोडक्शन को आप जनरल से स्पेसिफिक बना रहे हैं, मतलब पहले आपने जनरल चीजें लिख ली, फिर इसको नैरोनेस किया, आपने टॉपिक की ओर ले गए और एक स्पेसिफिक में आप आ गई। बट कंक्लूजन में उल्टा करना पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट आया उससे जनरल में क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा, क्या एप्लीकेशन होगी, वो चीज लिखनी पड़ेगी। मीन्स रिवर्स ऑफ द इंट्रोडक्शन। क्रिएट ए न्यू सिग्निफिकेंस बाय रिप्रेजेंटिंग हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क टुगेदर। रिलेट द कंक्लूजन टू द ऑडियंस बाय चैलेंजिंग देम टू अप्लाई इट टू देयर ओन रिसर्च। आपको चैलेंज करना है दूसरे ऑथरों को कि आप मेरे मेथड को अप्लाई करो, मेरे रिजल्ट को अप्लाई करो। क्यों करेंगे वो? उसके लिए आपने बेटर कंक्लूजन देना चाहिए, जिससे उनको लगे कि यस, कि हमें भी
इस पेपर के रिजल्ट या इसके मेथड को यूज करना है। डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंक्लूजन में लास्ट लाइन कहूं या पैरा कहूं, ऐसा होना चाहिए जिस पे आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी लिख सकें कि आपकी थियरी फ्यूचर में अगर हम बढ़ाएं आपके पेपर को आगे, अगर कोई दूसरा रिसर्च स्कॉलर आपके इस पेपर को आगे बढ़ाना चाहता है, इस पे रिसर्च करना चाहता है, तो फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो एक हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, वो एक परिकल्पनिक भी हो सकता है, बट आपको मेंशन करना चाहिए। डिस्कशन वैलिडिटी, आपको डिस्कस हाउ शुड बी द रिटर्न, इसकी वैलिडिटी क्या है। शुड हेल्प मूव द ऑडियंस फ्रॉम द सिंपल फैक्ट, आपको सिंपल फैक्ट के साथ मूव करना चाहिए उसका डिस्कशन। अगर आप लिख रहे हो तो सिंपल फैक्ट लिखो उसमें। चूज द गैप, जो रिसर्च पहले हो गई है और जो आप कर रहे हैं उनके बीच में क्या गैप है, वो गैप कैसे फुलफिल हो रहा है, उसका भी डिस्कशन आपको कंक्लूजन या डिस्कशन में करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वैलिडेट द थ्योरी, सो व्हाट फॉल्स आउटसाइड द वैलिडिटी, सो हाउ इट इंपैक्ट द लिटरेचर दैट यू प्रिपेयर्ड, ये भी हो सकता है। तो सारी चीजें हैं जो कि आपको डिस्कशन में लिखनी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड द कंक्लूजन्स। अब यहां पर इतना बेटर आप नहीं देख पाएंगे, बट मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखाऊंगा। दिस वन, कंपैरिजन चार्ट, समरी वर्सेस कंक्लूजन। समरी क्या है? समरी एक कंसाइज वर्जन है जो पेपर आपने लिखा है, उस पेपर का कंसाइज वर्जन इज कॉल्ड समरी। बट व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज फाइनल आंसर ऑफ योर रिसर्च पेपर्स। जो कंक्लूजन आएगा हर वक्त फाइनल आंसर को दिखाएगा। पर्पज क्या है समरी लिखने का? तो आउटलाइन दी इंपोर्टेंट पॉइंट, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उनके आउटलाइन को ही समरी दिखाती है। बट कंक्लूजन लिखने का पर्पज क्या है? डिसाइड ऑफ ए गिवन रीजन, जो आपका रीजन है उसमें क्या डिसीजन निकला, क्या आपका आउटपुट निकला, वो ही कंक्लूजन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर दोनों का कंपैरिजन करूं, समरी और कंक्लूजन का, जो कि यहां पर दिया है 5% to 15% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल। जो समरी रहेगी वो ओरिजिनल मटेरियल की 5 से 15% के बीच में होती है, बट कंक्लूजन जो होता है ओनली 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल, क्योंकि यहां पर आपको रिजल्ट्स लिखने हैं, समरी नहीं लिखनी है, रिजल्ट्स लिखने हैं। Idea of the does not include the writer's idea and criticism. यहां पर राइटर के आइडिया नहीं होते हैं समरी में। समरी तो जो आपके पेपर है उसका कंसाइज वर्जन होगा, जो इंपोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो चीज लिखे जाएंगे, बट इसमें ना आप अपने आइडिया लिखोगे ना आपने अपने क्रिटिसिज्म लिखोगे। बट कंक्लूजन में ये दोनों चीजें आएंगी। वहां पर आप अपने आइडिया, अपने डिस्कशन लिख सकते हो, अपने नेगेटिव उसके एडवांटेज लिख सकते हो, डिसएडवांटेज लिख सकते हो, ये सारे उसके क्रिटिसिज्म लिख सकते हो, ये कंक्लूजन में आएगा। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट इन ए रिसर्च पेपर? अगर रिसर्च पेपर में एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, acknowledgement give you the opportunity to thanks all those who have helped in carry out the research. आपके रिसर्च में कितने लोगों ने हेल्प की, उनको आप थैंक्स कैसे बोलोगे? थैंक्स बोलने का क्या आइडिया है? थैंक्स का बोलने का आइडिया है, आपने कंक्लूजन के बाद एक सेक्शन जोड़ना है पेपर में, उसका नाम होगा एक्नॉलेजमेंट, और उस एक्नॉलेजमेंट में आप लिखोगे थैंक्स वाली लाइन, जिसने भी आपके रिसर्च पेपर में हेल्प की। ऑथर्स, और इसमें आप क्या क्या और चीजें लिख सकते हैं, किसको थैंक्स बोल सकते हैं? एक तो जिसने हेल्प की, और दूसरे अगर आपको कहीं से ग्रांट मिली है या आप किसी फेलोशिप में हैं, आप जेआरएफ कर रहे हैं या किसी और फेलोशिप में हैं या किसी और वो रिसर्च प्रोजेक्ट में हैं, उनको भी आप इस एक्नॉलेजमेंट में ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं थैंक्स के लिए। An acknowledgement in research paper is actually a section
that list everyone who supported the project. जिसने भी आपको वो प्रोजेक्ट सपोर्ट किया है, वो फंडिंग दी है, वो फेलोशिप दी है, जो सपोर्ट आपको कर रहा है, उस सपोर्ट के लिए आप थैंक्स बोल सकते हो, एक्नॉलेजमेंट, बट इट इज ऑप्शनल। ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है कि नहीं हमको तो थैंक्स लिखना ही लिखना है पेपर में, तो ये इट इज ऑप्शनल, क्योंकि बहुत के पास फेलोशिप नहीं होती, बहुत से रिसर्च स्टूडेंट के पास जो अपने पीएचडी कर रहे हैं वो इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, दूसरों की हेल्प नहीं लेते हैं, या हेल्प भी लेते हैं तो इस तह तक हेल्प नहीं लेते हैं कि उसको एक्नॉलेज में मेंशन किया जाए, है ना। तो काफी चीजें हैं। तो किन किन को हम थैंक्स बोल सकते हैं? ऑथर, राइटर्स, अपने कोलीग्स को, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन या डोनर जिसने आपको फंडिंग दी है या फेलोशिप दी है, कोई आप अपने प्रोफेसर को बोल सकते हैं, सुपरवाइजर को। लेकिन सुपरवाइजर को थैंक्स तब बोलोगे जब इफ नॉट इंक्लूडेड इन द ऑथर लिस्ट। एक्चुअल में क्या होता है, अभी आप पीएचडी कर रहे हैं तो अपने रिसर्च पेपर में अपने सुपरवाइजर का नाम तो लिखोगे ही, गाइड का नाम तो लिखोगे ही, तो जिसका नाम ऑथरशिप वाले उस पर आ गया उसको आप एक्नॉलेजमेंट में थैंक्स नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वो अपने आप में एक ऑथर है। जैसे आप ऑथर हो वैसे वो भी ऑथर है, तो आप इंडिविजुअली ऐसे थैंक्स नहीं बोल सकते। एक ऑथर दूसरे ऑथर को थैंक्स नहीं कह सकता है पेपर वाला। हाँ, अगर आप फ्यूचर में आपने इंडिविजुअली अपने पेपर आप निकाल रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, नया रिसर्च कर रहे हैं, बट आपका जो बैकग्राउंड है वो आपकी सुपरवाइजर ने दिया है, अपने गाइड ने दिया है, तो उसको आप थैंक्स बोल सकते हैं जब उसका नाम आपके पेपर पे ना हो। और आप रिव्यूअर को थैंक्स बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे साइंटिफिक पेपर में होता है, अगर आप पेपर सबमिट करते हैं तो वो एक्सटर्नल रिव्यूअर के पास जाती है जो कमेंट देती है आपको। तो वो कमेंट ऐसे होते हैं कि आपके पेपर को इंप्रूव करते हैं। तो आपको लगा कि उस कमेंट से आपका रिसर्च पेपर इंप्रूव हुआ, तो ये तो बनता है कि आप उन अननोन रिव्यूअर को थैंक्स बोलें। तो एक्नॉलेजमेंट में उनको भी आप थैंक्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द एक्नॉलेजमेंट राइटिंग, ऐसे हम जनरली लिखते हैं, दिस रिसर्च was supported, partially supported by, जो भी आपके डोनर है, जो भी फेलोशिप का है उसको आप लिख सकते हैं, we thanks our colleagues from this। अब ये एक फॉर्मेट होता है थैंक्स बोलने का। या कहीं से आपने अगर आप किसी जो आपके रिव्यूअर हैं उनको थैंक्स बोलना चाह रहे हैं, उसका भी आप 2 लाइन से लिख सकते हैं कि वी थैंक्स टू द रिव्यूअर फॉर इंकरेजिंग या फॉर गिव मी ए गुड वैल्यूएबल कमेंट्स, है ना। तो जो भी आपके कमेंट्स हैं अगर आपको वो सही लगे तो उनको भी आप थैंक्स करके अपना एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आता है रेफरेंस। व्हाई रेफरेंस? रेफरेंस हेल्प यू टू अवॉइड प्लेगरिज्म बाय मेकिंग इट क्लियर। जैसे मैं देख रहा था, शायद आपने एक प्लेगरिज्म की क्लास ली हुई है, लेक्चर ली हुई है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्लेगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल अगर आप पेपर सबमिट करते हैं तो आपका प्लेगरिज्म बहुत कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आई मीन्स मैं कॉपी नहीं करनी है, आई मीन्स ये मैं ये कह सकता हूं। तो उस कंडीशन पे अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं वहां पे तो प्लेगरिज्म आपका कम हो सकता है। सोच योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। जो आपने जितने रेफरेंस दिए वो क्या दिखा रहा है कि आपने कितना रिव्यू ऑफ द लिटरेचर पढ़ा, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे कितनी है। गिव्स supporting evidence for your idea, argument and the opinions. Allow other to identify the sources you have used. जो पेपर आपने यूज किए हैं, जो आपने रेफरेंस में लिखे हैं, वो अगर इंपोर्टेंट हैं तो वो दूसरे को भी उस रेफरेंस से चेक करके वो चेक कर सकते हैं। Allow to the other to identify the sources, कि आपने कहां से इनको पढ़ा, वो भी चेक आप कर सकते हैं। When to cite reference, आप अपना रेफरेंस कहां लिखेंगे? जिस जर्नल आर्टिकल से आपने उसको पढ़ा है, टेक्स्ट बुक से पढ़ा है या वेबसाइट से पढ़ा है, वहां पे उसके आगे आप रेफरेंस लिखेंगे।
रेफरेंस मीन्स लाइट नहीं चली। आप उसमें नंबरिंग करेंगे, जैसे आप या तो आप नंबरिंग करके रेफरेंस दे सकते हैं, साइट कर सकते हैं, या आप ऑथर के नेम और उसके ईयर्स से साइट कर सकते हैं। बहुत मेथड हैं। कहाँ लगा अब वो मेथड क्या है वो मैं आपको बता दूं। चलो लिस्ट ऑफ द राइटिंग ठीक। द रेफरेंस स्टाइल्स, MLA APA, ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। MLA means Modern Language Associations. APA means the American Physiological Association. ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि जनरल रेफरेंस में यही यूज होते हैं, बट अदर्स जो रेफरेंस स्टाइल हैं वो भी पर्टिकुलर जर्नल में यूज होते हैं। जैसे मैं बात करूं अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका जो जर्नल होगा उस जर्नल में रेफरेंसेस ASA स्टाइल में ही होंगे। तो आप जिस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप रेफरेंस स्टाइल लिख सकते हैं। नेट में सर्च कर सकते हैं व्हाट इज ए MLA स्टाइल्स, व्हाट इज ए APA स्टाइल टू राइटिंग द रेफरेंस, तो आपको वो मिल जाएगा। यहां पर मैंने साइट एग्जांपल, नो नीड टू साइट नहीं करोगे। कहां पर आप रिफर नहीं करोगे किसी पेपर के रेफरेंस को? वहां पर नहीं करोगे जहां पर आपके खुद के ऑब्जर्वेशन होंगे। इफ यू राइटिंग योर ओन ऑब्जर्वेशंस या ओन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, वहां पर कोई भी रेफरेंस साइट नहीं होगा। राइटिंग अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस, वहां पर भी साइट नहीं होगा कोई भी रेफरेंस, क्योंकि वो खुद का आपका एक्सपीरियंस है। राइटिंग योर ओन थॉट्स, कमेंट्स एंड द कंक्लूजन, वहां पर भी यूज नहीं होगा। तो ये काफी सीधे कॉमन नॉलेज, अगर आप कॉमन नॉलेज वाले कोई वर्ड्स लिख रहे हैं तो वहां पर भी रेफरेंस यूज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर आप रेफरेंसेज कहां लिखना है या कहां नहीं लिखना है वो यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है, इफ एनी डाउट, यू कैन आस्क योर एडवाइजर और योर ट्यूटर्स। बहुत से रिसर्च पेपर में क्या होता है कि फिगर और टेबल भी लास्ट में लिखे होते हैं। जनरली टेबल और फिगर जो हैं आपके इंट्रोडक्शन या आपके रिव्यू ऑफ जो मेथड है उस मेथड में भी बनाए होते हैं, बट अगर आपके पिक्चर क्वांटिटी ज्यादा है या टेबल क्वांटिटी या ग्राफ क्वांटिटी ज्यादा है तो आप अलग से कंक्लूजन के बाद या रेफरेंस के बाद अलग से दे सकते हैं। वो जनरल का स्टाइल होता है, वो आपका स्टाइल नहीं, वो जनरल का स्टाइल है या जनरल का अपना फॉर्मेट है कि वो कैसे देता है। तो वहां पर टेबल, फिगर और कोई कैप्शन है तो वो भी आप लास्ट में जनरल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फाइनल 13 पॉइंट्स फॉर सजेस्टिंग ऑन राइटिंग गुड रिसर्च पेपर्स। अब लास्ट में जो 13 पॉइंट मैंने लिखे हैं उससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या गुड पेपर होना चाहिए। फर्स्ट वन इज नो योर ऑडियंस एंड राइट फॉर दैट स्पेसिफिक ऑडियंस। आप उन स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए पेपर लिख रहे हैं जो आपका पेपर पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। योर सुपरवाइजर, आई मीन्स द प्रोफेसर, इज नॉट हियर टू टीच यू बेसिक ग्रामर एंड द स्पेलिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। आपके एडवाइजर आपको स्पेलिंग या ग्रामर नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपको तो यहां पर रिसर्च करना है, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। डू नॉट टर्न इन ए फर्स्ट ड्राफ्ट एज, जैसे गुड राइटिंग इज रीराइटिंग। अगर आप अच्छा लिख सकते हो किसी चीज को तो वहां पर आपको उसके लिए रीराइट करना जरूरी है। अवॉइड अब्यूजिंग वर्ड्स फॉर्म। आप कोई पेपर लिख रहे हो उसमें आप अब्यूजिंग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो कि सही नहीं है तो वो आपको हटाने पड़ेंगे। डू नॉट यूज मोर वर्ड। अगर शॉर्ट वर्ड में काम चल सकता है तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए मोर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। यूज एन आउटलाइन टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज एंड द राइटिंग। पे अटेंशन टू टेंस। When cite a reference, focus on the idea, not the authors. आप उसके आइडिया पे फोकस करना चाहिए अगर आप साइट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ऑथर पे। साइट तो आप तभी करोगे जब उसके पेपर के आइडिया को आप अपने पेपर पे डालोगे, तो दैट मीन्स आइडिया पे फोकस करोगे। So as don't tell us, आपको दिखाना है
बताना नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो. So as, don't tell us. Develop a strategy for your discussion. टेक एडिटोरियल कमेंट सीरियसली. जो कमेंट आपको पेपर सबमिट करने के बाद आए उसको सीरियसली लेना है और सीरियसली उसको उसका आंसर पॉइंट टू पॉइंट देना है, तब आप पेपर सबमिट कर सकते हैं. डू सेम डेटा इन बोथ ए टेबल, डेटा का दे दिया, टेबल भी दे दिया, तो अननेसेसरी है कि आप एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो आपको वो रिपीट नहीं करनी है. ओके. डू नॉट कॉपी एनी टैक्स फॉर्मूला. आपने ये भी कॉपी नहीं करनी है. तो ये तो लेक्चर है. लेट्स सी हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड. अब आपने क्या अभी तक पढ़ा और आप क्या समझ पाए, उसके लिए एक प्रैक्टिस क्विज है. 3-4 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्विज दिए हैं. आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे माइक जो आपका स्पीकर है उसको ओपन करके भी बता सकते हैं, अनमाइक करके. ओके. तो मैं आपको क्विज दे रहा हूं क्योंकि कमेंट्स तो मैं इसमें चेक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये फुल स्क्रीन में मैं इसको ले रहा हूं. सो इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो मैं आपको क्विज देता हूं और आप अपने माइक को अनम्यूट करें हैं और मुझे आंसर दे सकते हैं. जैसे मैं क्विज दे रहा हूं. दिस इज फर्स्ट प्रैक्टिस क्विज, PQ नंबर 1. द गुड रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव 2 ऑप्शंस. इज फोकस. Sir, PPT not visible. PPT विजिबल नहीं है? No, sir. No, no. Sir. नहीं है विजिबल. ओके. So that means Sir, visible तो है बट क्वेश्चन नहीं है. ओके. एक बार मैं इसको फिर से शेयर करता हूं. जस्ट होल्ड 1 मिनट. क्वेश्चन विजिबल है? Yes. No, sir. No, No, sir. no, sir. No, sir. Still not visible. Still not visible, sir. स्टिल नॉट विजिबल. एरर है. ओके. चलिए मैं इसी में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ दिखा. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, now. Yes, sir, visible. Now visible, sir. So now it is visible. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है. अब आंसर भी मैंने इसमें सर्किल कर रखा है बिकॉज मैंने पीपीटी में बनाया था कि सर्किल बाद में आएगा, बट वो चल नहीं रहा है. दैट्स व्हाई आंसर पहले ही आपके पास है. द गुड रिसर्च पेपर्स is focused on a specific questions, cover a broad spectrum of disease और methodological question. तो इसका आंसर आपको खुद ही पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया था कि एक नैरोनेस पेपर में आनी चाहिए. नैरो आपका रिसर्च पेपर होना चाहिए. मीन्स is focused on a specific questions. Less is more. अपने आप में less ही बहुत better है. I mean, so the answer is A. Second question है, in a good research papers, abstract and tables and figures are understandable without reading whole paper. ऐसे एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा टेबल या फिगर होना चाहिए कि बिना पूरे पेपर पढ़े भी आप उसको समझ सकते हैं. या दूसरा ऑप्शन है इसमें कि ओनली विथ रीडिंग होल पेपर, जब आप सारा पेपर पढ़ेंगे तभी आप ये चीजें समझ सकते हैं. नहीं, एब्स्ट्रैक्ट और टेबल या ये फिगर ये सब इंडिपेंडेंट है. एब्स्ट्रैक्ट तो पूरा इंडिपेंडेंट है. एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ के आपको पूरा पता चल जाएगा कि पेपर में क्या हुआ है. तो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. थर्ड क्विज, इन ए गुड रिसर्च पेपर राइटिंग इन ए पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड मिक्स्ड. तो ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में पूरा पेपर लिख सकते हैं, तो आपको मिक्स वॉइस यूज करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स आंसर इज सी ऑप्शन. इन ए गुड रिसर्च पेपर, a term defined in a method section is used again and again. A रोज. और आंसर भी यही है. क्यों ये आंसर है? बिकॉज नीचे मैंने आंसर का कमेंट दिया हुआ है. डिफाइन ए टर्म एंड यूज
it consistently, otherwise you will confuse the readers. रीडर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आप किस चीज के बारे में बता रहे हैं या किस चीज को बेटर कह रहे हैं, किस चीज को। अगर आपकी एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हर लाइन में अगर रोज भी आ रहा है तो इसका मीन्स ये नहीं कि गलत है। तो आप उसको ए रोज या कोई भी आपके वर्ड हैं उनको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ए गुड रिसर्च पेपर राइटिंग is flowery and writing is concise. तो अभी मैंने किया था कि जो आपका रिसर्च पेपर है वो कंसाइज होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसाइज मीन्स एक शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए और बेटर होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड द कंसाइज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस. And I welcome your questions, your doubt, your query related to the today lectures. And here I noted that for any kind of help related to the research work, you can contact me at these emails and the WhatsApp numbers also. So thank you very much. तो अगर किसी को